नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और जो एमए सेकेंड ईयर का जो आपका पेपर है, उस पेपर के अंतर्गत जो सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट हैं, उसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने सोशल मोबिलिटी के ऊपर आप लोगों के लिए तैयार की थी, और जो अगला कॉन्सेप्ट है ये आपका सोशल मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन। इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि सामाजिक आंदोलन क्या है, किस तरह की इसकी शुरुआत होती है, इसके टाइप क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं। ये जैसे सोशल मोबिलिटी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, यहाँ भी ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। और जो इसको हम यहाँ डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे इस यूट्यूब के अंदर, कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक जो प्रमुख, वैसे जो सोशल मूवमेंट को हम पढ़ते हैं, एम.एस. साहा की बुक है सोशल मूवमेंट को, हम लोग वहाँ से क्लियर कर सकते हैं उन चीज़ों को। और इसका जो ई कंटेंट के रूप में जो मटेरियल है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया था पहले ही। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि आप लोगों को किस तरह की कोई दिक्कत ना है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप लोग के अच्छे हों, आपकी तैयारी अच्छी हो बच्चों की, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो ये एक तरीके का हम लोगों को जिस युद्ध को हम लड़ रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं था, उसमें सभी की सहभागिता ज़रूरी है। और हमारा जो शिक्षा विभाग है उसमें अपने एक तरीके के उसमें सहयोग में पीछे नहीं रहना चाहता। उसी के दृष्टिकोण रखते हुए हम लोग जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है चैनल बनाकर, कि आगे हो सकता है कि ये लॉकडाउन में आगे भी ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया स्टार्ट हो, तो वो लोग बच्चे वहाँ से पढ़ लें। और जो सोशल मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर, कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है, और विशेषकर दरकियानुसी जो समाज है, उस सामाजिक आंदोलन के द्वारा काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जो एक रिजिडनेस की सोसाइटी के अंदर परिस्थिति पाई जाती है, उन समाजों के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जो परिवर्तन लाता है सोशल मूवमेंट। इसलिए इनकी जो चर्चा यहाँ की जानी चाहिए, लेकिन इस शब्द के अर्थ में थोड़ी कठिनाई है। जो इस पर चर्चा करेंगे सोशल मूवमेंट के ऊपर, वैसे सोशल साइंस की किताबों के अंदर जब आप लोग 12वीं क्लास या जो 12 स्टैंडर्ड की जो किताबें थी, वहाँ भी आप लोगों ने उन चीज़ों को क्लियर किया होगा इतिहास की किताबों के अंदर। वैसे जो एक सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का एक प्रयास होता है, जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है, यानी एक सामूहिक प्रयास होगा आंदोलन के लिए, दूसरा उसका एक सामान्य उद्देश्य होगा। सोशल मूवमेंट को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था में बदलने का प्रयास करते हैं। वो कहता है कि व्यवस्थित होकर किसी सामाजिक नियमों का, कोई संस्था के अंदर कोई उनका पालन नहीं करना होता नियम कानून का, और उसमें बदलाव की वो कोशिश करते हैं। और गिडिंस ने कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही तरह की चीज़ें हैं, पर दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नौकरशाही जैसे नियम नहीं पाए जाते। जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी सोशल मूवमेंट के अंदर नहीं पाई जाती, ऐसा कोई नियम नहीं होता। जबकि औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही नियम कानून की अधिकता होती है। जब औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है। इतना ही नहीं, दोनों के उद्देश्यों में भी फ़र्क है। विश्वविद्यालय एक औपचारिक व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन है, और सामाजिक आंदोलन नहीं। उसी तरह से कबीर पंथ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हाल का पिछड़ा जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है, या सामाजिक आंदोलन है, या आपका जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, या विभिन्न आंदोलन जब हिस्ट्री के अंदर हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो एक औपचारिक व्यवस्था नहीं है। पर कभी कभी दोनों के बीच इतनी दूरी इतनी कम रहती है कि आंदोलन और औपचारिक व्यवस्था के अंदर हम उसमें अंतर करना ही हम लोग के लिए एक कठिन काम हो जाता है। उसी तरह सामाजिक आंदोलन एक स्वार्थ समूह, जो इंटरेस्ट ग्रुप के बीच भी अंततः स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात दोनों पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सामाजिक आंदोलन पारस्परिक व्यवस्था के विरोध में एक स्थापित जन समूह है, जबकि स्वार्थ समूह कुछ व्यक्तियों के बीच में, जो स्वार्थ समूह की हम बात करते हैं, वो कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य नीति निर्धारकों का विचार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रभावित करना होता है। और स्वार्थ समूह और आमतौर पर राजनीतिक या नौकरशाही व्यवस्था जो हमारी होती है, उस व्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है। जबकि आंदोलन का दायरा उससे काफ़ी बड़ा है। और एक आपके डेविड आर्बरली आपके एक समाजशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने 1966 में अपनी बुक के अंदर जो बुक लिखी थी सोशल मूवमेंट की,
उसको सोशल मूवमेंट के जो प्रकार हैं उसको 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना मिल जाती है कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हो, सामाजिक आंदोलन के प्रकार और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला आंदोलन वो बताते हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट की बात करते हैं, वो रूपांतरकारी आंदोलन जिसको ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट कहा है। कुछ ऐसे भी सामाजिक आंदोलन होते हैं जिनका उद्देश्य बुनियादी सामाजिक परिवर्तन होता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी लोग हिंसा नीति भी अपनाते हैं, जैसे नक्सलवादी आंदोलन। रूपांतरकारी आंदोलन का जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए वो हिंसा का सहारा लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया नक्सलवादी जो हमारा आंदोलन हमारे देश के अंदर जो नक्सलवादी पश्चिम बंगाल से जो चल रहा है उसका एग्जाम्पल वो देते हैं। दूसरा रूप वो बताते हैं रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, जिसको सुधारात्मक जिसको कहा है। उसके अंदर क्या कहते हैं कि समाज में कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिनका जो दायरा होता है, जिनका जो उद्देश्य होता है वो सीमित सामाजिक परिवर्तन होता है, और जब समाज में कुछ दुर्गुण या बुराइयां उत्पन्न होती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ता है। सामाजिक दूरियां या बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन आंदोलनों को इन्होंने सुधारात्मक आंदोलन कहा है, ताकि मूल व्यवस्था को जीवंत एवं उपयोगी बनाया जाए। भारत में जितने जैसे सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आंदोलन, इसी तरीके के एग्जाम्पल उन्होंने जो सुधारात्मक आंदोलन के हो सकता है 2 नंबर में आ जाए कि सुधारात्मक आंदोलन के एग्जाम्पल दीजिए या रूपांतरकारी आंदोलन का एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लोगों को पता है, मैंने बताई हैं अभी आप लोगों को। जो तीसरा प्रकार इन लोगों ने बताया है अपने तीसरे प्रकार में, वो कहते हैं रिडेमेटिव मूवमेंट, जिसको उन्होंने कहा मुक्ति आंदोलन। कभी कभी समाज में ऐसी बुराइयां फैल जाती हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती हैं। वैसी स्थिति में कुछ ऐसे आंदोलन पाए जाते हैं जिससे समाज को खतरे से बचाया जाए। घूसखोरी ऐसी समस्या है जिससे पूरे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को खतरा दिया है, और यदि घूसखोरी के रोकने के लिए आंदोलन चलाए जाए तो ऐसे आंदोलन को मुक्ति आंदोलन कहेंगे। और आप लोगों ने इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर, वो आप लोगों का मुक्ति आंदोलन, वो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। और यदि हम पुराने उसमें देखें, जैसे वो आंदोलन को मुक्ति आंदोलन कहेंगे, जैसे कबीर ने पंथ से मुक्ति का एक आंदोलन चलाया था, उसी तरह आधुनिक भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक रिव्यू जो अनटचेबिलिटी थी उसको रिमूव करने के लिए इस मुक्ति आंदोलन को चलाया था। ये इसका एग्जाम्पल है। और जो चौथा इन्होंने मूवमेंट चलाया था वो अल्टरनेटिव मूवमेंट की वो बात करते हैं, वैकल्पिक आंदोलन की बात करते हैं। इस वैकल्पिक आंदोलन के उन्होंने क्या कहा है कि वैकल्पिक आंदोलन वह आंदोलन है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन में अधिकांश परिवर्तन की कोशिश की जाती है, वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव है। और आज बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो धूम्रपान एवं नशाखोरी के विरोध में देश में आंदोलन चला रही हैं। उनकी कोशिश यही हो रही है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं जिससे कि उनका जो बुरी आदतों से मुक्ति मिल सके, ऐसी बुराइयों में और न फैलें। जहाँ गौर करने की बात है कि वैकल्पिक आंदोलन ऐसे आंदोलन है जिसके द्वारा समाज के कुछ व्यक्तियों के जीवन में आंशिक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, अर्थात ये अन्य किस्मों के आंदोलन की तुलना में इसका जो दायरा है बहुत छोटा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का सोशल मूवमेंट, ये कंप्लीट हुआ। मैं अगली जो यूट्यूब वीडियो होगी उसमें जो रिवोल्यूशन है, जो क्रांति है, उसके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।